एग्रीकल्चर। IS 41 एग्रीकल्चर है जी। फर्ज करें आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाकर काम करते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर भी साथ साथ हो रहा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अपनी फसलें होती हैं, अपने जो है वो खेत होते हैं, अपनी उन्होंने चीज़ें काश्त की होती हैं। ठीक हो गया। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाके एज एन अकाउंटेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पे फिर ये वाला स्टैंडर्ड भी अप्लाई होगा। ठीक हो गया जी। अब एग्जाम्पल क्या है जी? बायोलॉजिकल एसिड्स। IS 41 में आते हैं बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड्स क्या है जी? लिविंग प्लांट एंड एनिमल। मतलब मुर्दा प्लांट नहीं, लिविंग प्लांट। और मुर्दा एनिमल नहीं, जिंदा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसिड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग। ये तीन डिफरेंट चीजें हैं, इनको आपने समझना है। शीप क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है। शीप से हासिल होती है वूल, तो वूल एसिड नहीं है। वूल क्या है? ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्योंकि वूल जानदार नहीं होती। बात समझ लगी कि नहीं लगी? जब तक वो शीप के साथ है वो जानदार है, लेकिन जब आपने उसको उतार लिया तो वो जानदार नहीं रही। तो लिहाजा वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन में क्या चीज है? कोई लिविंग चीज हो, लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल हो। तो ये वूल अब लिविंग नहीं है, तो चूंकि ये लिविंग एनिमल नहीं है तो फिर ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैदावार। इस वूल को फैक्ट्री में लेके जाते हैं और वहां से क्या बनता है? कारपेट बनता है। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में बेच सकते हैं। डेयरी कैटल क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है। उससे क्या असर होता है? मिल्क। तो क्या मिल्क जानदार है? नहीं, मिल्क जानदार नहीं है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इस मिल्क को फैक्ट्री में लेके जाते हैं तो वहां से क्या बनता है? चीज बनती है। चीज एक प्रोडक्ट है। समझ लगी जी? कॉटन प्लांट, कपास का पौधा, ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड। वहां से मिलती है कॉटन। जब उसको उतार लेते हैं तो वो जानदार नहीं है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसको लेके जाते हैं फैक्ट्री में, वहां से क्या बनता है? धागा, कपड़ा। तो वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। ठीक है जी। चाय का खेत, टी बुशिस, वो पौधे जिस पर टी लगती है, वो क्या है जी? बायोलॉजिकल एसिड। वहां से जब पत्ते उतार लिए जाते हैं तो वो पत्ते जिंदा होते हैं? नहीं। और उनको जब फैक्ट्री में लेके जाते हैं तो वहां से क्या बनती है जी? टी बनती है। फ्रूट ट्रीज, सेब का दरख्त, मैंगो का दरख्त, ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है। वहां से आप क्या उतारते हैं? फ्रूट। जब फ्रूट उतार लेते हैं तो क्या वो जानदार होते हैं? नहीं। अगर वो जानदार हो तो 3 दिन बाद खराब क्यों हो? तो वही फ्रूट जब दरख्त पे लगा हुआ तो 3 दिन बाद खराब होता है? नहीं। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो फल जो आपने दरख्त से उतार लिया, वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही दरख्त के साथ अगर लगा हो तो शायद महीना में भी खराब ना हो। समझ लगी बात? तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। फिर उसके बाद उसको आप लेके जाते हैं फैक्ट्री में, तो वहां से प्रोसेस्ड फ्रूट बनता है, वो जो उसको डब्बों में पैक कर देते हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? पाम ऑयल ट्री, बायोलॉजिकल एसिड है। इससे आपने फ्रूट निकाला, जो ऑयल निकाला है जो भी है, उसको लेकर के निकाल के फैक्ट्री में लेके गए। वहां से पाम ऑयल आपने रिफाइन करके डब्बों में पैक कर दिया। समझ आ गई बात? शुगर केन, गन्ने का जो होता है खेत, वहां से आपने क्या किया? गन्ने काटे, उन गन्नों को ले गए आप फैक्ट्री में, वहां से क्या बनाई? चीनी। तो तीन डिफरेंट कैटेगरीज, इनको आपने मिक्स नहीं करना। कौन कौन सी कैटेगरी? बायोलॉजिकल एसिड की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग। ठीक है जी। पॉइंट टू रिमेंबर, समटाइम ट्री आर फिजिकली अटैच टू पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। डेफिनेटली वो जो भी फसलें हैं वो जमीन के साथ अटैच होंगी। इन दैट केस ओनली द ट्री इज ए बायोलॉजिकल एसिड, वाइल लैंड इज नॉट ए बायोलॉजिकल एसिड। लैंड को बायोलॉजिकल एसिड नहीं कह सकते, क्योंकि लैंड जिंदा नहीं है। तो बात समझ लगी? लैंड इज टू बी मेजर्ड अंडर IS 16। तो IS 16 में जाएगा। हाँ, लैंड के ऊपर लगने वाले दरख्त जो है वो IS 41 में जाएंगे।
Objective. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment and disclosure related to biological agriculture activity. इस स्टैंडर्ड का मकसद क्या है जी? कि आपने जो एग्रीकल्चर में जो कुछ होता है उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, अब पहला पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ डेट एसेट। और पहला पॉइंट तो इसको अच्छी तरह समझे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना है। क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? किसी चीज का एक हालत से दूसरी हालत में बदलना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? ठीक है जी, मतलब जिंदा चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। या फिर बायोलॉजिकल फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ डेटा। मकसद क्या है आपका? उसको बेचना। ठीक हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन ऑफ ए बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। बात समझ लगी कि नहीं लगी? कि आपने क्या कहते हैं, कुछ जानवर रखे, उन जानवरों के आगे बच्चे हुए। ठीक है जी। आपने शीप रखी और फिर उससे आगे शीप्स ग्रो करती गई। मुर्गियां रखी, मुर्गियां ने अंडे दिए, अंडों से ग्रोथ हुई, मजीद मुर्गियां आई, वगैरह वगैरह। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो एक ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है और नीचे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तीसरा काम, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल एसिड फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द एसिड। देखो, कहता है कि एक बंदे ने भैंस रखी है, उस भैंस के तीन मकसद है। पहला मकसद यह है कि वो छोटी थी, अब उसकी एज ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो क्या करना है? बेचना है। मतलब 6 महीने की आप वो लेके आए थे, अब 2 साल की करके आपने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक हो गया। तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। दूसरा, आप भैंस लेके आए और आपने क्या किया? आपने कहा कि इससे हम मजीद जानवर पैदा करेंगे और जो है वो फार्म बनाएंगे पूरा। बेचना मकसद नहीं है। तीसरा काम, आप भैंस लेके आए, ना तो आपने उसको बेचना है और ना ही आपने उससे रिप्रोडक्शन करवानी है, जस्ट आपने उससे दूध निकाल के बेचना है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी तीन तरह की है। ये बात समझ आ रही है? पढ़ लो इसको 2 मिनट में, और मैंने जुबानी लिखवाना है आपसे भी। जल्दी करो, शाबाश। एग्रीकल्चर एक्टिविटी तीन तरह की हैं, 2 मिनट आपके पास है, मैंने आपसे जुबानी लिखवाना है। हाँ जी, लिखिए नहीं। तीन काम होते हैं, कौन कौन से? अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या चीज़ है? अभी भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इट इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोलॉजिकल एसिड, मींस मिल्क, मीट, एग्स, फ्रूट वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ बायोलॉजिकल एसिड से आपको हासिल होती है, जैसे दूध है, गोश्त है, अंडे हैं, फ्रूट है, वगैरह वगैरह। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब है इज द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है जी। जैसे काउ से मिल्क लेना, पिकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, और सिसेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल एसिड यूजफुल लाइफ, मीट ऑफ काउज एंड शीप। और वो कहता है कि हार्वेस्ट का मतलब वैसे तो हमारे दिमाग में आता है फसलों को काटना। ठीक है जी। लेकिन कहता है फसलों को काटना सिर्फ हार्वेस्ट नहीं है। जब आप बायोलॉजिकल एसिड से कुछ चीज अलहदा कर देंगे ना, वो भी हार्वेस्ट है। जैसे शीप से आपने वूल अलहदा कर दी, तो ये हार्वेस्ट है। आपने दरख्त से फल तोड़ लिया, ये भी क्या है? हार्वेस्ट है। या आपने दरख्त ही काट दिया, ये भी हार्वेस्ट है। जैसे मतलब भैंस से आपने दूध लिया, ये हार्वेस्ट है। लेकिन भैंस को ज़िबा कर दिया, ये भी हार्वेस्ट। नहीं समझ रहे? क्लियर है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मींस रिजल्ट्स इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आउटकम्स। नंबर वन, एसिड चेंजेस दो थ्रू, कि एसिड की शक्ल में चेंज आ जाए, एसिड में तब्दीली आ जाए। पहली तब्दीली कौन सी होगी? ग्रोथ। छोटा एसिड था, बड़ा हो गया। दूसरा, डीजनरेशन। डीजनरेशन का मतलब ये है कि भाई एसिड मर गया,
ठीक हो गया, एसिड की डेथ होगी, काट दिया गया, ओल्ड एज हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ग्रोथ का मतलब क्या है? छोटा बच्चा था, जवान हो गया। और डीजनरेशन का मतलब क्या है? कि जवान था, बूढ़ा हो गया। समझ लगी थी? रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ आ गई बात? तो बच्चों, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, याद है? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, तीनों जगह पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। तो कहता बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? तीन स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? ग्रोथ, डीजनरेशन और रिप्रोडक्शन। उसमें होता क्या है? एसिड की कंडीशन चेंज होती है। एसिड की क्या होती है? कंडीशन चेंज होती है। दूसरा हिस्सा, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज टी लीफ मिल्क एंड वूल। दूसरा ये है, उससे आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले तब भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एसिड की हालत चेंज हो रही है तब भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बात में लगी है? पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? एसिड की हालत बदल गई। इस वाले में एसिड की हालत नहीं बदली, मतलब दूध लेने से पहले और दूध लेने के बाद भैंस में कोई चेंज नहीं आया। नहीं बात में? ठीक है जी। तो भैंस ने अगर दूध दिया है तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन बहरहाल उसमें ग्रोथ, डीजनरेशन या रिप्रोडक्शन कोई नहीं हुई। तो बात सुन है? 9 बजे दूध लेने गए, 9:30 बजे दूध लेके आ गए, तो क्या उस आधे घंटे के दौरान ग्रोथ, डीजनरेशन या रिप्रोडक्शन हुई? नहीं हुई। तो वो भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। और समझ आ गई? अब इसको जरा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ए फार्मर हैज ए हर्ड ऑफ लैम्स। हर्ड किसको कहते हैं? हर्ड, रेवड़। उर्दू में हमने इसका लफ्ज पढ़ा था, रेवड़। लैम किसको कहते हैं? हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। है, मेमना। ठीक है जी। जो भेड़ों के जो बच्चे होते हैं उसको भेड़ नहीं कहते? नहीं समझ आ रही? और खोते का पुत्र खोता, तो भेड़ का पुत्र भेड़ नहीं होगी। नहीं बात समझ रही? उसको पहले क्या कहते हैं? लैम। एज द लैम ग्रो, दे गो थ्रू बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वगैरह, जब छोटा सा बच्चा था, वो जब बड़ा हुआ तो इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके। एज शीप, अब वो शीप बन गए। क्या बन गए? शीप। दे आर एबल टू प्रोक्रिएट और रिप्रोड्यूस एंड लैम्स विल बी बॉर्न। जब वो बड़े हो गए तो उनसे बच्चे हुए, वो दोबारा लैम बन गए। तो ये क्या हुआ जी? एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड बने। एंड द वूल फ्रॉम द शीप प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फार्मर। और वही शीप जिन्होंने बच्चे दिए, उन्हीं शीप से आपको वूल भी मिली। तो वो जो वूल है वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। वंस द वूल हैज बीन sheared फ्रॉम द शीप। अब ये sheared से क्या मुराद है? काट लेना, अलहदा कर लेना, हार्वेस्टेड। sheared का मतलब क्या है? हार्वेस्टेड। इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, measure it according to IS 41 at the point of harvest and after IS 2 will be applied for any future measurement। वो कहता है अगर 25 दिसंबर को आपने वूल काटा है ना, तो 25 दिसंबर को IS 41 अप्लाई होगा। लेकिन 31 दिसंबर तक अगर वूल आपके पास पड़ी हुई है ना, तो वो इन्वेंट्री है। वो क्या है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जाएगी कहाँ पे? IS 2 में जाएगी। जिस दिन काटा उस दिन IS 41, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे वो IS 41 में नहीं होगा। वो कहाँ चला जाएगा? IS 2 में चला जाएगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री है। और समझ आ गई बात है? अब रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एसिड को रिकॉर्ड किस पे करना है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉर्ड किस पे करना है? An entity shall recognize a biological acid or agriculture produce when and only when the entity controls the asset as a result of past event। अगर भैंस आपकी है तो आपके कंट्रोल में होगी। समझ लगी? तो अगर भैंस आपकी नहीं है तो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। कुछ जानवर ऐसे देखे हैं हमने जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, तो वो किसी का भी एसेट नहीं है। और समझ आ रही बात? The entity controls the asset as a result of past event. Example, you have purchased cow and it is in your control.
सपोज आफ्टरवर्ड इट हैज गिवन बर्थ टू ए बेबी काफ एंड इट इज आल्सो इन योर कंट्रोल। अगर उसका कोई बचा हुआ है तो वो किसी और के कंट्रोल में होगा, वो भी आपकी कंट्रोल में आएगा। यहां तक की बात सुन लगी? किधर गए आपसे सारे? पीछे कोई भी नहीं। नहीं। हाँ जी, पॉइंट ये समझ आ गया नहीं? देर इज ए प्रोबेबल फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। अगला पॉइंट ये है कि आपको वो जो बच्चा पैदा हुआ है उससे फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मीन्स यू कैन ईदर सेल द काउ और सेल इट्स मीट और सेल इट्स मिल्क। तीनों सूरतों में फायदा होगा। काउ से दूध लिया, उसका भी फायदा, ठीक हो गया। काउ बेच दी, उसका भी फायदा। या काउ को जिबा करके बेच दिया, फिर भी फायदा। तो समझ लगी? एंड द फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट मतलब काउ आपने मार्केट से परचेज किया तो पैसे दिए होंगे, लेकिन काउ ने जो बचा दिया है उसके तो पैसे किसी को नहीं दिया आपने, क्या दिए? तो उसकी कॉस्ट आप मैयर नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? वहां पे फेयर वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो बात में लगी है। मुर्गी मार्केट से ली है, पैसे दिए हैं, कॉस्ट पता है, लेकिन मुर्गी ने जो अंडा दिया है उसके पैसे किसी को नहीं दिया आपने। तो फिर वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? कॉस्ट तो है ही नहीं, तो वहां पे क्या लगानी पड़ेगी? फेयर वैल्यू। वो बंदे नहीं ट्रेन करता। सर जी मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸੋਲਰ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ तीनों ਨਾ उधर ही चले गए। ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾ कितने है? ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਜਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ आपने तो कर लेना है। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਠਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ वो ਤੁਹਾਡਾ भी निकल गया। ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅੰਨਾ वो तो ਸੀ पानी भी नहीं सीएगा। ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ वो ਕਿੰਨਾ तो मीनू को पसंद है। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਸਰ अच्छा जी। द फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तीन बातें हैं बच्चों। तीन बातें कौन कौन सी बताएं जरा। तीन बातें कौन कौन सी हैं? जुबानी लिखो, जुबानी जुबानी जल्दी करो। ये चीजें लिखोगे तो याद रहनी है, नहीं तो तुम नींद आएगी। हाँ जी, तीन बातें कौन कौन सी हैं? कंट्रोल हो, और फ्यूचर बेनिफिट हो, और समझ लगी बात? मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। किसमें मेजर किया जाएगा? मींस मार्केट प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल इनिशियली एंड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट। कहता है फर्ज करो आपने 15 जुलाई को काउ ली। क्या ली? काउ। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो कैसे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे मेजर नहीं होगी, कैसे मेजर होगी? फेयर वैल्यू। लेकिन फेयर वैल्यू में कुछ माइनस भी होगा, क्या? कॉस्ट टू सेल। नहीं समझ लगी? इनिशियली मतलब 15 जुलाई को। अच्छा, फिर वो कहता है जब 31 दिसंबर आएगा और अभी भी आपके पास वो काउ मौजूद है, तो क्या ये उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी जो 15 जुलाई वाली वैल्यू थी? नहीं। 31 दिसंबर को दोबारा उसकी फेयर वैल्यू पता करें और दोबारा उसकी कॉस्ट टू सेल पता करें, उन दोनों को माइनस करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उस पर रिकॉर्ड। मतलब कहो पहले दिन भी कॉस्ट में मैयर नहीं होनी और 31 दिसंबर को भी कॉस्ट में मैयर नहीं होनी। किस में मैयर होनी है? फेयर लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट में मैयर नहीं होनी, मतलब आपने जो पैसे दिए उस पर मैयर नहीं होनी। किस में मैयर होनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लॉजिक समझ आ रही? अच्छा जी। Any gain or loss on initial recognition from subsequent changes in fair value less cost sale or to any end of reporting date are recorded in profit and loss for the period in which it arises। ये वही IAS 40 वाला पॉइंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल था कि हर साल में
हम उसको क्या करते थे, फेयर वैल्यू पे अपडेट करते थे। कोई गेन लॉस आता था कहाँ लेके जाते थे, प्रॉफिट लॉस में। वही कहता, वही गेन लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। फर्क ये था, वहां पे सिर्फ फेयर वैल्यू थी, यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर कहीं पड़ी हुई है, इम्पेयरमेंट वाले टॉपिक में पड़ी हुई थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर। समझ आ गई बात। If an entity has thousands of cows, sheep, other biological assets, then in order to measure the fair value, you do not need to check market price for individual biological assets. Rather, entity can group biological assets based on their significant and attributable age or quality and measure their fair value in aggregate. समझ लगी। वो कहता है, अगर एक फार्म हाउस है, वहां पे 1000 काउज हैं, तो 1000 काउज की हर अलग अलग मार्केट वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। आप उनको ग्रुप बना लें, 1000 का एक ही रेट लगवा ले। नहीं, वो कहता है उन 1000 काउ में कोई 200 2 साल वाली भी होंगी, कोई 3 साल वाली भी होंगी, कोई 6 महीने वाली भी होंगी, कोई साल वाली भी होंगी। उन सब की मार्केट वैल्यू सेम नहीं होगी। 6 महीने वाली का रेट कुछ और लग रहा होगा, साल वाली का रेट कुछ और लगेगा, 2 साल वाली का रेट कुछ और लगेगा। तो आप एज की बेस पे उनको कैटेगरीज बना लो। समझ लगी बात, और क्लियर है। या क्वालिटी की बेस पे कैटेगरी बना लो, मतलब ये पाकिस्तान वाली काउ है, ये ऑस्ट्रेलियन काउ है, तो पाकिस्तान वाली काउ का रेट कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलियन काउ का रेट कुछ और होगा। तो उनकी क्वालिटी की बेस पे क्या करो, उनकी कैटेगरीज बना लो। या ये ब्लैक कलर की है, ये ब्राउन कलर की है, ये रेड कलर की है, तो लिहाजा इनका रेट भी डिफरेंट होगा। नहीं बात समझा रही। जैसे बकरा देखने जाते हैं बड़ी ईद पे, तो बिल्कुल व्हाइट कलर का बकरा हो तो उसका रेट कुछ और लग रहा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का बकरा हो उसका रेट कुछ और लग रहा होता है। और अगर व्हाइट और ब्लैक दोनों मिक्स हो, ब्राउन कलर का हो, तो कलर के हिसाब से भी रेट में फर्क आ जाता है। कलर के हिसाब से फर्क आ जाता है, इलाकों के हिसाब से फर्क आ जाता है। तो बात सुन लगी कि लगी कि भाई ये जो बकरा है, ये राजनपुर का है, ये डीजी खान से आया था, ये सिंध का है, ये केपीके का है। तो इन इलाकों की वजह से भी बकरों के रेट में क्या होता है, फर्क आ जाता है। किसी भी कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं बरल। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स इज एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग एनिमल्स आर प्लांट। क्या आप उनको सिमिलर को इकट्ठा कर लें। समटाइम कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स अप्रोक्सीमेट्स फेयर वैल्यू। कह रहा समटाइम ऐसा होता है जो कॉस्ट होती है वही फेयर वैल्यू होती है। मतलब अभी आप बकरा लेके आए 40,000 का, अभी एक रास्ते में एक बंदे ने पूछा यार कितने का पड़ता है तुम्हें, आपने कहा 40 का, उसने कहा 40 मेरे को फड़ मेनू दे दे। इसका मतलब है उसकी कॉस्ट और उसकी फेयर वैल्यू क्या है, बराबर है। आप कहते हैं यार मैंने नहीं बेचनी, लेकिन 40 का कोई और रेट लगा सकता है। समझ आ गई। लेकिन आप मार्केट से बकरा लेके आए 40 का, पूरे मोहल्ले वालों ने कहा क्या तो 25 तो है ही नहीं सी, तू 40 का क्यों लेके आया है। तो डेट मीन्स कॉस्ट 40 है लेकिन फेयर वैल्यू 25 है। आपको चूना लग गया, डेट डजन मीन कि आप किसी और को चूना लगा सकते हैं। समझ लगी। कॉस्ट तो 40 है लेकिन फेयर वैल्यू 40 नहीं। तो लिहाजा हो सकता है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू बराबर ना हो, लेकिन समटाइम हो भी सकता है कि फेयर वैल्यू और कॉस्ट क्या हो, बराबर हो। इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इनकरेंस प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा जी। हाँ, वो कहता है अगर आपने फर्ज करो 25 दिसंबर को बकरा लिया और फिर 31 दिसंबर को ईयर एंड आ गया, तो 6 दिन का फर्क पड़ा है। कितने दिन का फर्क पड़ा है, तो 6 दिनों में उसकी फेयर वैल्यू में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं आ रहा। उस वक्त उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू तकरीबन तकरीबन क्या होगी, सेम ही होगी। मतलब 6 दिन पहले 40,000 का बकरा लेके आए हैं, तो 6 दिन बाद भी अगर कोई बंदा आके रेट लगाएगा तो 40 ही लगाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि 60 मेरे को फट दे मैंने बकरा दे दे। ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने का टाइम गुजर चुका है, तो अब उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू बराबर नहीं होगी। समझ लगी। आपने जो बकरा लिया था वो 2 साल का था, 6 महीने गुजर गए, तो क्या अभी वो 2 साल का ही है, नहीं। अब कितने का हो गया, 2.5 साल का। उसका वेट बढ़ गया होगा, तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा। समझ लगी। तो कब उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू बराबर होगी, पढ़ो जरा पहला पॉइंट। कब उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू बराबर होगी।
और कब बराबर होगी? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। और पॉइंट ए तो बता दो। बताओ बताओ शाबाश। क्या? आवाज नहीं आई। अच्छा जी। पार्ट बी, द इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियल। एग्जाम्पल, द इनिशियल ग्रोथ इन 30 ईयर पाइन प्लांटेशन फॉर लाइफ साइकिल। वो कहता पाइन का जो दरख्त होता है ना, उसको ग्रो करने में काफी टाइम लगता है। ग्रो करने में काफी टाइम लगता है। तो कहता है उसकी टाइम गुजरने के बाद भी उसके इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आता फेयर वैल्यू और कॉस्ट। ठीक है जी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ग्रो करने में कई साल चाहिए होते हैं। तो साल गुजर गया, उसका रेट पता किया, 2 साल गुजर गया, उसका रेट पता किया, कोई फर्क ही नहीं आया। तो समझ लगी थी। अच्छा जी। कॉस्ट टू सेल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली attributable टू द डिस्पोजल ऑफ एसेट, एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्सेस। कौन कौन सी कॉस्ट टू सेल में चीजें नहीं आनी? तो हाँ भी वो किन आगे ठेल लगे ना उनके। हाँ जी। कॉस्ट टू सेल क्या है जी? उसमें क्या क्या चीजें नहीं आनी? फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स नहीं आने। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कमीशन टू ब्रोकर्स, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ जी। Cost to sell are incremental costs directly attributable to the disposal of assets, including excluding finance cost and income taxes. Example include commission to brokers. ठीक है जी। ब्रोकर को जो कमीशन देंगे, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कौन कौन सी आनी है, कौन कौन सी नहीं आनी? फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, और उधर कह रहे हैं टैक्स नहीं आना, उधर कह रहे हैं टैक्स आना है। अच्छा में लगी बात है। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। ये जरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, बात आपको समझ आती है क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। आ गया? क्या कह रहा है? देखो, अगर फर्ज करो आप आम का बाग लेने जाते हो, तो जो बंदा आपको आम का बाग बेच रहा होगा, तो क्या सिर्फ दरख्त बेच रहा है? तो जमीन भी बेच रहा होगा। फर्ज करो वो आम का बाग बेच रहा है आपको 30 मिलियन का,
उसमें जमीन की कीमत होगी कि नहीं होगी? अब आप कहते हैं यार इसमें जमीन की कीमत कितनी है, कह रहे भाई साहब सानू नहीं पता। अजय तो पूरा का पूरा बाग दे रहे हैं, जमीन की दे रहे हैं 3 मिलियन, जमीन कितने दी है सानू नहीं। ओके। अब आप उस आम के बाग के साथ वाली जमीन का किसी से पता कराते हैं, दोनों जमीनें साथ साथ हैं लेकिन यहाँ पे बाग लगा वहां पे बाग नहीं लगा। अब वहां पे पता कराते हैं कि यार ये साथ वाली जमीन का क्या रेट है, डीलर किसी डीलर से बात करते हैं कि मैंने जमीन खरीदनी है, ये कितने की है। वो कहता है कि यार ये जमीन जो है ना 10 मिलियन की मिल जाएगी तुम्हें। कितने की मिल जाएगी? हालांकि जमीन ये वाली उसके पास है, ये वाली साथ वाली तो लेनी नहीं है, लेकिन उसने रेट पता करवाया। अब उसको आइडिया हो गया है कि अगर 30 मिलियन का बाग है, उसमें से 10 मिलियन की जमीन होगी, तो 20 मिलियन के दरख्त है। तो इस पे फोकस है। ये तो जाना है 16 में, ये कहाँ जाना है? ये 16 में जाना है, और ये 41 में जाना है। मसला तो ये है कि 30 मिलियन के टोटे होंगे तो पता चलेगा ना कौन सा कहाँ जा रहा है। तो वो टोटे करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? साथ वाले लैंड की कीमत पता करनी पड़ेगी। नहीं बात लगी? तो ये ना हो कि ये वाला लैंड तो जरखेज था जिसमें दरख्त उग गए, साथ वाला लैंड जो है वो बंजर है। नहीं, फिर आप वो लैंड गलत वाला चूज करना। समझ आ गई बात है? एग्जाम्पल पढ़े ना बच्चों जरा, एग्जाम्पल जो लिखी हुई है बात समझ आती है? ऑर्चर्ड क्या होता है? बाग को कहते हैं जी। और कुछ नहीं तो अंग्रेजी थोड़ी इंप्रूव होएगी पढ़ पढ़ के। है। हम्म। हाँ जी। और समझ आ गया? अच्छा। अब बच्चों इसमें भी वही कंसेप्ट आ गया IS 40 वाला, कि अगर किसी चीज की फेयर वैल्यू आपको पता नहीं है ना, तो फिर आप करना क्या है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, उसमें मेजर करें। IS 40 में भी ये लिखा था कि अगर आप IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट फेयर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर क्या करना होगा कि आप उसकी जो कॉस्ट आपने पे की है वो, उसमें से फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दें, उसकी जो यूजफुल लाइफ का अंदाजा लगा के। यहाँ तक की बात में लगी? और अगर कोई पेमेंट लॉस होगा वो भी माइनस करेंगे। हाउ डेप्रिसिएशन कैन ओनली बी स्टार्टेड आफ्टर द एसेट इज मेच्योर्ड। मतलब क्या है? जैसे बिल्डिंग, IS 23 आपने पढ़ा था बोरिंग कॉस्ट। क्या बिल्डिंग सिर्फ आपने दीवारें खड़ी की हैं तो डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे? नहीं। बिल्डिंग जब तक मुकम्मल नहीं होगी, अवेलेबल फॉर यूजर नहीं होगी, तब तक डेप्रिसिएशन। तो इसी तरह से बच्चों, आपने एक पौधा लगाया, बीज लगाया, उसे छोटा सा पौधा हुआ, डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे? नहीं। क्या होगा? वो पौधा फूल जवान होगा, जब उसके पे पहला फल लगेगा, उस दिन से हम कहेंगे कि अब हाँ, अब ये मेच्योर हो गया। उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। नहीं समझ रही बात? ठीक हो गया? तो ये बात बच्चों अपने इसी तरह से याद रखेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर। समझ आ गई बात की? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।